श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो भूस, आज एक नई शख्सियत के साथ अपने स्टूडियो में प्रस्तुत हुआ। साथियों, मैं अक्सर आपसे एक बात कहा करता हूँ कि रेडियो भूस का एक ही मकसद है, वो है कंसिस्टेंट अवेयरनेस, लोगों को सतत रूप से जागृत करना। और ये जो जागरण है, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो जब कभी भी हमें कोई ऐसी शख्सियत मिलती है जो हमें लगता है कि किसी भी एरिया में एक्सपर्टाइज रखती हैं, तो हम उनको अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं और मकसद यही रहता है कि उनसे आपके बारे में, आज के माहौल के बारे में, और सबसे बढ़ के अपने फिजिकल लेवल पर जो हमें जागरूकता चाहिए उसके बारे में बात करें। आज हमारे मध्य डेंटिस्ट डॉक्टर तन्वी उपस्थित हैं। डॉक्टर तन्वी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालकर आप यहाँ आए हैं। आज आपसे बातचीत करने के लिए हमारे पास मिस्टर वशिष्ठ, राजेश्वर वशिष्ठ भी बैठे हैं, मिस्टर प्रवीण भी बैठे हैं, और आज हम अपने प्रश्नों के माध्यम से आपसे सिर्फ डेंटल क्लीनलीनेस के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि किस किस ढंग से ओवरऑल हर एक साधारण प्राणी को कितनी अवेयरनेस चाहिए उसके बारे में भी आपसे जानने का प्रयास करेंगे। तो पुनः आपके आगमन का स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच सर, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए और एक ऐसा माध्यम देने के लिए जिससे मैं बाहर लोगों में अवेयरनेस ला सकूं। Yes. कहीं ना कहीं हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं। Exactly. जिसकी वजह से सिर्फ हमारे मुंह में नहीं, हमारी सेहत पर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। Yes. और हम इतने कैजुअल हो जाते हैं कि हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि कहाँ हमने कोई एरर कर दिया। Yes. तो एटलीस्ट मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं बिल्कुल जितना मैं बेस्ट बता पाऊँगी, बिल्कुल लोगों को अवेयर करूँगी, और जो उनके लिए उनकी फर्दर लाइफ को इम्प्रूव कर पाएगा उसमें हेल्प कर पाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर तन्वी, मैं ये चाहूँगा, आप उम्र में बहुत छोटी नज़र आती हैं, हमारे श्रोताओं को ज़रा अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड, जो डिफरेंट आपने डिग्रीज ले रखी हैं, उसके बारे में आप बताएं, ताकि उनको ये समझने में देर ना लगे कि कोई व्यक्ति विशेष उम्र में छोटा होते हुए भी बहुत मैच्योरिटी का मालिक है। तो मैं चाहूँगा आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात करें। सर, मैंने डेंटिस्ट्री तो की है, पर उससे पहले मैंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन है वो गुड़गांव में ही ब्लूबेल स्कूल से की है। ओके। तो मैंने 12th तक वहीं पढ़ाई करी। अच्छा। उसके बाद मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया CBSE PMT का। ओके। और फिर मैंने डेंटिस्ट्री में एडमिशन लिया। कहाँ पे? सर, PGIMS रोहतक यूनिवर्सिटी है। Very good. उसका कॉलेज, अभी तो वो SGT यूनिवर्सिटी बन चुकी है, पर तब SGT कॉलेज था उसके अंडर। तो मैंने PGIMS रोहतक से अपनी ग्रेजुएशन की है। ओके। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी एक फिजिशियन, एक MBBS करने की, बट मुझे हमेशा से ही एक स्माइल डिज़ाइनिंग वो बहुत अट्रैक्ट करता था। दूसरा, मेरे पेरेंट्स को मैंने डेंटल प्रॉब्लम्स में देखा था, तो जब मेरे पापा एक बार डेंटिस्ट के गए, तो मेरा फर्स्ट थॉट यही था कि मुझे डेंटिस्ट बनना है, एंड दैट हैपेंड व्हेन आई वाज इन क्लास 10th। तो डेंटिस्ट्री हमेशा मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी, बट यहाँ पे जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो मेरे पापा ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि ठीक है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, इफ़ यू आर गुड हम आगे प्रोसीड करेंगे। बट जब मैं डेंटिस्ट्री में घुसी, आई रिमेंबर मेरा 3rd ईयर का
फर्स्ट डे था जहाँ पर मुझे किसी ने डॉक्टर साहब बुलाया। Okay. आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट जिसको पेशेंट करने को मिला, मेरे रोल नंबर वाइज ऑफ कोर्स। तो Okay. मैंने डेंचर का इम्प्रेशन लिया, तो जब Okay. उन्होंने डॉक्टर साहब बुलाया, हाँ. मैं बोलूँगी दैट वाज अ किक फॉर मी। ओके, एजुकेशन हम सब लेते हैं, बट Yes. कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको एक Yes. इंसान बना देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो जो एक डॉक्टर वर्ड था, उसको मैंने बहुत सीरियसली लिया। Yeah. आई गेव माई 100% इन टू माई एजुकेशन। Right. इनफैक्ट मैं फर्स्ट स्टूडेंट थी जिसने इंटर्नशिप कंप्लीट किया अपनी बैच में से। Okay. एक भी छुट्टी नहीं लिया 5 साल में। ओके, तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आया। ओके, बट अभी जब मैं अपने 3rd ईयर में ही थी, हम्म, तो मुझे क्लिनिक्स में घुसना था। राइट, तो मैं 5 बजे अपना कॉलेज ख़त्म करके आती थी, 6 बजे मैं डेंटल क्लिनिक पे जाती थी। एंड सर ट्रस्ट मी, मैं रात को 11 बजे तक सक्शन पकड़ती थी अपने सीनियर्स का। ओके, तो वहाँ से उनके पेशेंट से बात करने का तरीका मैंने सीखा। बेसिक चीज़, जो पेशेंट को काउंसिल कैसे किया जाता है। Okay. चेयर पे बिठाना मुश्किल है, ट्रीटमेंट करना डेंटिस्ट के लिए आसान है। बिल्कुल ठीक है। वो मेरे उन डॉक्टर ने मुझे सिखाया, सीनियर ने सिखाया। मैं रात को 11 बजे तक काम करती थी, फिर सुबह कॉलेज जाती थी, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करती थी और रात को क्लिनिक्स करती थी। सो आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर। राइट, दैट वाज अराउंड 2011। ओके, उसके बाद मैं रोज क्लिनिक जाती रही। उस दिन से आज तक मेरी लाइफ में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने डेंटल क्लिनिक स्किप किया। वेरी गुड। और फिर जैसे ही मैंने अपना कंप्लीट किया इंटर्नशिप, तब तक तो लोग मुझे पे नहीं करते थे, बट अपने इंटरेस्ट से जाती थी। फिर मैंने एक क्लिनिक ज्वाइन कर लिया जहाँ पे बहुत एम्पल पेशेंट्स होते थे। ओके, तो मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वहीं रहती थी। राइट, दैट गॉट मी इनटू थिंग्स कि हाँ, डॉक्टर साहब क्या ये मेरे लिए सही है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लोगों को गाइड कर सकती यस, हूँ। यस, दैट पुश्ड मी कि मैं फर्दर स्टडीज़ करूँ। ओके, तो मैं जब अपने सीनियर को इम्प्लांट्स डालते देखती थी, जो बहुत एजेड लोग आते थे, जो स्माइल नहीं करते थे, जो कॉन्फिडेंटली खाना नहीं खाते थे, व्हेन आई सॉ हिम कि वो इम्प्लांट्स डाल रहे हैं, तो मैंने कोर्स किया डेंटल इम्प्लांटोलॉजी का। ठीक, तो उसमें मैंने अपनी फर्दर ट्रेनिंग एक्सपैंड करी। फिर किड्स डेंटिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो बच्चे स्केर्ड होते हैं, बच्चे क्या बड़े भी स्केर्ड होते हैं टू एंटर इनटू डेंटल क्लिनिक। राइट, वो बच्चों को ट्रीट करना एक पेशेंस का काम है। उसमें स्किल तो चाहिए, बट आप उसकी साइकोलॉजी को, आप उसके बिहेवियर को कैसे मॉड्यूलेट करते हो, मुझे फिर उस पर स्टडी करना था। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। राजेश्वर जी, मैं अपने ऑफिस में बैठ के डॉक्टर तन्वी से ये बात कर रहा था कि हम आपसे सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि बीइंग डेंटिस्ट आप किस किस तरह की ट्रीटमेंट करती हैं, हम आपसे ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आप के जहन में क्या फिलॉसफी काम करती है, क्या थ्योरी है आपके माइंड में, किस तरह से उसको आप इम्प्लीमेंट कर रही हैं, उसके बारे में भी खुल के बात करेंगे। तो मैं आप दोनों से, प्रवीण जी आपसे भी और वशिष्ठ जी से ये कहना चाहूँगा कि हमने सिर्फ साधारण डेंटल ट्रीटमेंट की बात डॉक्टर तन्वी से नहीं करनी, बिकॉज शी इज़ अ वेरी ब्रिलियंट डॉक्टर इन दैट वे। और बहुत कम समय में इन्होंने उस गहराई को पकड़ा है जो बहुत कम डॉक्टर पकड़ते हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि हम आप सब मिलके अपने श्रोताओं के लिए इनका यहाँ आना ज़्यादा सार्थक बना पाएं अगर हम ये जानने का प्रयास करेंगे किस फिलॉसफी, किस थ्योरी और किस डेडिकेशन से आपने ये काम करा है और कर रही हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इट इज़ ओपन टू बोथ ऑफ यू, यू कैन पुट एनी क्वेश्चन। जो आप बात कर रही थी किड्स मैनेजमेंट, इसके लिए क्या मतलब, मेरे को इस प्रोफेशन में काफ़ी साल हो गए, मेडिकल प्रोफेशन में रहा हूँ, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग फ्रॉम योर माउथ, व्हाट इज दैट किड्स मैनेजमेंट, क्या है और कहाँ से करा आपने? हाँ, व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट? जी, यस सर, kids management basically it's not about dental treatment. Okay. It's about behavior modulation. ओके,
हमें जब किसी चीज़ का फियर होता है ना, वो हम बहुत अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में डेवलप कर लेते हैं। इंजेक्शन का फियर, हमें पता है सुई दर्द करेगी। Yes. हमें बच्चों में वो डेवलप नहीं करना है। Right. तो हमें उसको ये बताना है कि इंजेक्शन इज नॉट पेनफुल। आप डेंटिस्ट के पास आते हैं, सिर्फ इंजेक्शन नहीं लगेगा। पहले जब भी पेशेंट एज अ किड मेरे पास कोई आता है, तो मेरा पहला होता है थोड़े से प्ले एरिया में उसके साथ खेल लेना। Okay. ताकि उसे पता हो कि ये वाइट कोट फियर कुछ नहीं होता है, ठीक ये है। एक नॉर्मल इंसान है। जैसे मम्मी दांत देखती है, पापा दांत देखते हैं, वैसे ये सामने भी दांत देखेगी। Right. देन आई गेट दैट किड टू माई वर्किंग एरिया। Okay. अपनी चेयर से इक्विप कराया, ऊपर होती है, नीचे होती है, यहाँ से पानी आता है, यहाँ से प्रेशर आता है। उस स्टेज तक बच्चे के बहुत सारे फियर्स जा चुके होते हैं। Right. जो आवाज से डर लगता है, जो चेयर के ऊपर नीचे से डर लगता है, तो बिहेवियर मॉड्यूलेशन तभी स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा घुस रहा है। Yes. तो उसका फर्स्ट विजिट सिर्फ क्लिनिक से इक्विप कराना होता है। Yes. मैं उस स्टेज पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करती। Hmm. जब वो इक्विप हो जाता है, नेक्स्ट टाइम दैट पेशेंट इज कंफर्टेबल कमिंग टू यू। Okay. फिर वो चेयर पे भी बैठता है, वो मुंह भी खोलता है। Okay. तो मेरे लिए फिलिंग एक क्रीम है, Yes. मेरे लिए लेजर लाइट है, वो यूवी लाइट, मेरे लिए स्प्रे पानी है, मेरे लिए इंजेक्शन सिर्फ मोटा करने के लिए पानी है। तो वो मैं उसे पता नहीं चलने देती। दैट इज समथिंग आई लर्नड। Okay. इसके बाद कुछ बच्चे कॉपरेट नहीं करते हैं। Okay. कभी स्पेशल चिल्ड्रन भी होते हैं, कभी थोड़ा सा हम बिहेवियर मॉड्यूलेट नहीं कर पाते। वहाँ के लिए मैंने सिडेशन सीखा। तो उस सिडेशन में हम बच्चों को एक नाइट्रस ऑक्साइड गैस दे सकते हैं। Okay. जो भी बच्चे या इन दैट केस बड़े भी कहीं लेना चाहें, तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस दे देते हैं। दैट इज हार्मलेस गैस। वो बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होती। इनहेल इंस्टेड ऑफ गिविंग इंजेक्शन, नहीं सर, इंजेक्शन इंजेक्शन तो देना ही पड़ेगा। बट उससे बच्चे का फियर चला जाता है। तो गैस इनहेल करता है, एक्सहेल करता है। इट इज अ लाफिंग गैस, इट गिव्स गुड प्लेजर देता है वो। तो फिर बच्चा कोऑपरेटिव हो जाता है। Okay. सो दिस इज व्हाट किड्स डेंटिस्ट्री में सिडेशन इज अबाउट। हम वो ऑप्शन करते हैं एक्सप्लोर, अगर हमें बच्चा लगता है कि फर्स्ट स्टेज पे वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। Okay. ट्रीटमेंट इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड। Right. हैविंग सेड दैट, ये तो हम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, बट क्वेश्चन कम्स टू बच्चों में कहाँ से आ जाती हैं कैविटीज? ऐसा क्या है, वो लेके तो नहीं पैदा हुए ना। Yes. कहीं ना कहीं इट स्टार्टेड फ्रॉम अ नेग्लिजेंस, Okay. एंड दैट नेग्लिजेंस हैपेंस एज अर्ली एज जब बच्चे का 6 महीने में दांत आता है। Right. पेरेंट्स को नहीं मालूम उसी दिन से ब्रश करना है। Okay. द फर्स्ट डे यू सी टूथ इनटू देयर माउथ, ब्रश करना है। इंडियंस बॉटल फीडिंग में बहुत आगे हैं। 2-2, 3-3 साल तक बच्चे बॉटल से रहते हैं। बॉटल फीडिंग एक बहुत एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैविटीज को जन्म देती है, Right. विच इज नर्सिंग बॉटल कैविटीज। रात को बॉटल रख के सो जाना, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ शुगर रहता है, तो वो सारे दांतों पे लगा रहता है। और पेरेंट्स क्या कहते हैं, बच्चे के दांत ही ऐसे हैं। नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। वो नेग्लिजेंस से हुआ। Okay. तो हमें बच्चे को क्यों लाना है डेंटल क्लिनिक तक? हमें उससे पहले ही करेक्ट कर लेना है। Okay. दिस इज व्हाट माय एजेंडा इन लाइफ इज। Okay. Don't you think that will affect your business? सर, बिजनेस एक चीज है जहाँ से मैं पैसे ड्रॉ करती हूँ। हाँ. उससे पहले मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक ओथ लेकर आई हूँ। Okay. और अगर मेरे पास हर इंसान एक डेंटल क्लीनिंग के लिए आए हर 6 महीने में, हाँ. तो मेरा बिजनेस उतना ही चलेगा। Right. सही है। अगर कैविटीज हम सिर्फ फिल कर दे, रूट कैनाल्स तक ना जाएं, Okay. तो उससे भी मेरा बिजनेस चलेगा। Okay. सो दिस इज वन थिंग। बिजनेस हमें आगे लेकर जाना है, बट अगर हम स्टेज 0 पे करेक्ट कर सके, दैट इज माय पर्पस एंड मेक्स मी Fair डिफरेंट enough, फ्रॉम fair अदर्स। enough, fair enough, fair enough. Yes, please तो continue. हाँ. मैं चाहती हूँ कि सिर्फ किड्स में नहीं, हम बड़े लोग भी। Yes. कैविटीज हमने बहुत कॉमनली सुना है शुगर की वजह से हो जाती है। Yeah. वन फैक्टर, यस इट इज, बट कैविटी हमारे माउथ के पीएच की ऑल्टरेशन से भी होती है। Okay. अब हमने क्या देखा, यंगस्टर्स को दे कीप ऑन सिपिंग कॉफी। हमारे श्रोताओं को जी, बताइए व्हाट जी, इज एग्जैक्टली जी। पीएच? हमारे जो मुंह का एनवायरनमेंट है, आप समझते होंगे, एक एसिडिक है, एक बेसिक होता है, एक न्यूट्रल होता है। हमारे जो सलाइवा का पीएच है वो ऑलमोस्ट नियर टू न्यूट्रल रहता है। पर जैसे ही हम खाना खाते हैं, हम कुछ मीठा लेते हैं या तो वो पीएच ड्रॉप करता है, एसिडिक मीडियम में आता है, यानी कि 5-4 के आसपास चला जाता है। वो एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बन जाता है बैक्टीरिया के मल्टीप्लाई करने का। तो अगर आप शुगर ले रहे हैं, आप थोड़ी देर में रिंस कर दीजिए, पानी न्यूट्रल कर देगा। आप कॉफी सिप कर रहे हैं, अब कॉफी का क्या है, इट्स वेरी कॉमन सर। कॉफी का पीएच इज 4 to 4.5। आप
आधे घंटे तक उसे सिप कर रहे हैं, पीएच उतनी देर ड्रॉप रहा और वो उसके आधे घंटे बाद तक भी परसिस्ट करता है, तो 1 से 1.5 घंटा आपके मुंह में बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो अगर आपको कॉफी पीना है, आप मील से पहले पीजिए या उसको 5 मिनट में खत्म कर दीजिए, 10 मिनट में रिंस कर दीजिए। इट इज सो बेसिक, वो हम फॉलो नहीं करते हैं। एक मतलब आपको अपना डाइट कंट्रोल रखना है, बट देयर आर सर्टेन फूड्स लाइक क्यूकम्बर्स, लाइक स्ट्रॉबेरीज, दे आर नेचुरल टूथब्रशेस, आप उन्हें मोर ऑन च्यू कीजिए। उनका हाइड्रेशन कंटेंट बहुत ज्यादा है, वो सब चीजों को फ्लश आउट कर देते हैं, दांतों के क्रीविसेस में जमने नहीं देते, आप उनको स्टार्ट कर दीजिए लेना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इम्बाइब करते हैं, इस बात को हम सबको समझना होगा, कैविटी डिसीज नेग्लिजेंस का है। हम इनहेरिट करके नहीं पैदा हुए, कंप्लीटली बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस है। वी कैन करेक्ट इट। मेन चीज आप भूल गई, चॉकलेट्स। सर चॉकलेट्स डेंटिस्ट सबसे पहले तो चॉकलेट मना करता है, चॉकलेट नहीं खाने। सर चॉकलेट नहीं खानी, ये तो पॉसिबल नहीं है, वो वाले मुझे पकड़ने आ जाएंगे। अगर आपको चॉकलेट खानी है, हैव इट बिफोर एंड आफ्टर योर मील। बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं खाइए, थोड़ा सा मील से पहले, तो क्या होगा, उसी समय के लिए पीएच लो होगा। चॉकलेट खा रहे हैं, थोड़ी देर में यू हैव टू रिंस। हम तो पूरी खत्म करते हैं ना। थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करना होगा, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है वो। तो छोटे पोर्शंस में भी हम चीज़ों को कर सकते हैं। बच्चों की बात आप कर रही थी, बच्चों को ब्रश कराना कोई आसान काम नहीं जी। इन दिनों मैं देख रहा हूँ बहुत सारे फ्लेवर्स के टूथपेस्ट अवेलेबल हैं और बहुत तरह तरह की खूबसूरत ब्रशेज अवेलेबल हैं, मैकेनिकल इवन इलेक्ट्रिकल वो भी है, लेकिन छोटे बच्चों के केस में चलो उतना ना सही, लेकिन डिफरेंट शेप्स में, कलर्स में बड़ी अट्रैक्टिव टूथब्रशेज हैं और पेस्ट भी हैं। उन पेस्ट को हम बदल बदल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं अपना अनुभव बताऊं तो बच्चे आज कहते हैं आज मुझे येलो यूज़ करना है, आज मुझे ग्रीन यूज़ करना है, आज मुझे ये यूज़ करना है। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक अच्छी शुरुआत है। आपने किड्स के बारे में कहा, एक अच्छी रिसर्चेज ये हुई हैं कि बच्चे भी चेंज चाहते हैं। मैं समझता हूँ, मैंने ट्राई खुद नहीं किया, उनके टेस्ट भी डिफरेंट होते होंगे। बिल्कुल, और बच्चे उन टेस्ट को भी एंजॉय करते होंगे। बिल्कुल सर। ये पार्ट तो ठीक हो जाता है, लेकिन अगला पार्ट जो डिफिकल्ट पार्ट है, खासतौर पे 2.5-3-2 साल के बच्चों का, ब्रश तो वो कर लेते हैं लेकिन उन्हें कुल्ला करना नहीं आता। तो ऐसे में उनके मुंह को कैसे साफ किया जाए? सर कुल्ला, जो भी टूथपेस्ट बच्चों के लिए बने होते हैं, अगर वो उसे स्वॉलो करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो अगर वो कुल्ला नहीं कर पा रहे, आप उन्हें पानी दीजिए पीने को, दे विल बी गुड। हाँ, दे विल बी गुड। टूथपेस्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। और कुछ नहीं तो जब बच्चे के दांत आने लगते हैं एज अर्ली एज 6 months to 1 year, बहुत ज़्यादा ब्रश नहीं करता तो फिंगर टाइप ब्रशेस आते हैं। आप वो ब्रश को एक बार मार दीजिए, टूथपेस्ट मत लगाइए। वो ब्रश को अंदर अपनी फिंगर से, पेरेंट शुड डू इट, उससे कैविटीज का चांस कम हो जाएगा। एक बहुत अच्छी चीज़, आपने किड्स की बात करी तो देखिए, हैबिट्स हम बहुत जल्दी वाली उम्र में ही इम्बाइब करते हैं। अगर बच्चे का ट्रेनिंग फर्स्ट डे से हो जाए, रात को सोने से पहले ब्रश करना है, तो वो उस हैबिट को कभी नहीं भूलेगा। रात का मुश्किल है, बच्चा कब सो जाएगा, किस मोमेंट पे सो जाएगा, क्या करता हुआ सो जाएगा। बड़ों के केस में तो पॉसिबल है कि हम जानते हैं कि हमें अब सोना है, बच्चों के केस में तो ये बड़ा डिफिकल्ट है। सर थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। नहीं, जब जाएगा उससे परेशानी पैदा होगी। कुछ नहीं होता सर, परेशानी एक दिन की, और डॉक्टर के पास ले जाना है इस बड़ी परेशानी। आने में पता लगेगा। और मैं एक चीज सिर्फ बताना चाहूंगी, हमारे YouTube पे किड्स टूथ ब्रशिंग सॉन्ग्स हैं। मेरे लिए बहुत सारे पेशेंट्स में एक काम किया है। उनका एक डेफिनेट टाइम सेट है फॉर 2 minutes। वो बहुत फ्रेंडली वे में बच्चों को टूथ ब्रशिंग सिखाते हैं। दूसरा, आप एक चार्ट बना लीजिए, टिक 15 days, और बच्चे को हर 15 days में एक गिफ्ट देना चालू कर दीजिए। दिस इज हाउ यू रीइंफोर्स। जैसे आपने कहा रात को बच्चा उठेगा नहीं, अगर उसे गिफ्ट का लालच है ना सर, वो उठेगा। तो वो आपको करना है। देखिए, अगर बड़ा कोई स्मोक करना शुरू करता है, पेरेंट्स रोकते हैं ना, चाहे बच्चा रोए, कोई गलत हैबिट है, तो वो हमें डेवलप करना है कि सोने से पहले ब्रश करना है, और हर दिन करना है। मैं नहीं कहूँगी कि एक दिन भी स्किप करना है। तो वी हैव टू ट्रेन देम सो दैट दे गेट बेटर रिजल्ट्स। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। मैं विशिष्ट जी डॉक्टर तन्वी से पूरी तरह सहमत हूँ। आजकल की मदर्स भी दे आर सो मेटिकुलस कि वो जहाँ बच्चों के सोने का टाइम उनके जहन में होता है, वहाँ पर वो इस शेड्यूल से भी चूकती नहीं है। राइट। मतलब ये पोजीशन आजकल के
मदर्स को और बच्चों को होती जा रही है। आपकी एप्रीहेंशन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो मदर कॉन्शियस हैं वो इन सब बातों को ओवर पावर कर चुकी है। और ठीक है, मान लीजिए वो अगर 2.5-3 साल की उम्र में नहीं कर पा रहा है रात को सोते वक्त ब्रश, तो और 6 महीने के बाद करने लगेगा, धीरे धीरे उसमें समझ आएगी। I think she won't give any relaxation. No sir. First day जिस दिन दांत दिखता है उस दिन से ब्रश करना है। बैक्टीरिया को 12 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। मैंने बताया कॉफी के आधे घंटे बाद भी वो पीएच उतना ही रहता है। आपको इमीडिएटली ब्रश करवाना है। मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने काफ़ी स्कूल्स में गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है children should be trained there for certain basic habits, for their eating habits, for their brushing habits, for their washing hands habit. अगर हम उसको उस पॉइंट पे शुरू कर देते हैं ना सर, आगे इट genuinely makes big differences. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उन्हें पता है कि उनका अलार्म क्लॉक बज गया है, ये ब्रशिंग का टाइम है, तो they have to brush it. And now it is parents' duty to tell them what is good for them. तो डॉक्टर तन्वी, आप फर्स्ट चिल्ड्रन के लिए जो भी बात करना चाहती हैं वो करें। उसके बाद हम आपसे जो एल्डरली एज के लोग हैं उनके बारे में भी आपका व्यू पॉइंट लेंगे, क्योंकि आजकल बच्चों के साथ इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी बुजुर्गों के साथ आती, क्योंकि वो जिस तरह से छोटे बच्चों को अगर आदत डाल दी जाती है ब्रश करने की, तो वो अंत तक फॉलो करते हैं। यहाँ रिवर्स केस होता है, मानने को तैयार नहीं। यस, बिल्कुल सही। तो एक बात मेरी रह गई, जो आशीष साहब ने सवाल पूछा था वो रह गया। यू वर टॉकिंग टू अस yesterday. You took some special training in Dubai also, or for that you? हाँ, उसके बारे में भी बताएं, ताकि मैंने तो आपसे पहले ही कहा है कि हमारे श्रोताओं को ये बात समझ आनी चाहिए कि हाउ ए यंग लेडी इज हैविंग ए वेरी मैच्योर हेड ओवर यंग शोल्डर्स। प्लीज सर, सबसे पहले मेरे जिनके क्लिनिक पे मैं काम करती थी वो बाहर की कंट्री के डेंटिस्ट थे। ओके। तो मैंने देखा कि उनकी डेंटिस्ट्री और हमारी डेंटिस्ट्री में बहुत डिफरेंस है। जो छोटी छोटी चीज़ें और वो जो छोटे छोटे मेथड वो अडॉप्ट करते थे, वो हमें हमारे कॉलेज में सिखाया नहीं गया। Not putting a question mark on our educating system, but yes, there is a difference. Yeah. Whether it comes to isolation. It's a question of approach. Yeah. हाँ. Yeah. तो मैंने वहाँ उनसे सीखा छोटी से छोटी चीज। मेरे सर मुझे क्या कहते थे, तन्वी बड़ा कुछ नहीं करना, बेसिक में करेक्ट कर लो, आगे निकल जाओगी। बिल्कुल ठीक है। As small as कॉटन रोल कैसे रखना है, Okay. मेरे बैक पे बैठने का क्या पोस्चर होना चाहिए, मेरा पेशेंट से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, Right. मेरा इंस्ट्रूमेंट कितनी जेंटली टंग को पकड़ना चाहिए, Beautiful. वो वहाँ पर मैंने कॉलेज में नहीं सीखा था। वो Okay. मैंने अपने उन सीनियर से सीखा जो बाहर की यूनिवर्सिटी से ट्रेंड थे। Right. तो मैंने उनके साथ करीब 10 साल काम किया। आई एम जेन्युइनली सेइंग, उनसे मुझे हर दिन सीखने मिला। तो फिर मुझे ऐसा लगा, तन्वी यू कैन डू बेटर, सो आई अडॉप्टेड दिस लाइसेंचर ऑफ दुबई। आई स्टडीड वेल, मैंने अपने एग्जाम्स क्लियर किए, तो मैंने वहाँ से कुछ कोर्सेज ऑनलाइन ऑफलाइन पिकअप किए। वहाँ पे मैंने अपने आप को रिफॉर्म करना शुरू किया और बेसिक फिलिंग करना भी। Okay. किस तरीके से बैंड लगाया जाता है, क्राउन की फिटिंग कैसी होनी चाहिए, Right. और डिजिटल स्कैनिंग ऑफ क्राउन्स। अगर कैप लग रहा है तो उसके फिट में कोई चीज डिफरेंस ना आए, वो मैंने अपने उन दुबई के कोर्सेज और इन सब से सीखा। Right. फायदा मुझे क्या हुआ सर, सीखने का हमेशा फायदा होता है, Yeah. बट आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट ट्रैक मिलता है जो सब कर रहे हैं उसको करने का। Right. तो उसने मुझे करियर में सिर्फ ऐड किया है और मुझे एक बेटर डेंटिस्ट बनाया है, ये मैं फील करती हूँ। Right. तो दिस इज हाउ माई लाइसेंसिंग हैज हेल्प एंड ऑल माई कोर्सेज। मैंने रूट केनाल्स में डिजिटली करती हूँ सब कुछ। तो उसका जो हम शुरू में हैंड RCT सीखते थे, अब मशीन से होने लगा, तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट हैज इंक्रीज्ड। तो अगर अच्छा रूट केनाल आपने किया, लाइफ में दांत में री इन्फेक्शन कभी नहीं होगा। Right. तो दिस इज डन बाय मशीन्स, सो आई डू दैट। तो बहुत सारा हुआ है, रूट केनाल पेनफुल होते हैं सर, इट इज टोटली पेनलेस प्रोसेस एंड बेस्ट वे टू सेव द टूथ। Okay.
तो मैं हर स्टेप पे काम करती गई, दैट इज नाउ रिवर्टिंग मी बैक। तो मुझे ऐसा लगता है सीखना हमेशा चाहिए। यस कि इनफैक्ट मैं पुटअप भी करती हूँ अपने केसेस, Yes. जो मैं केसेस करती हूँ जिस तरीके से करती हूँ, इट इज आउट देयर ऑन माई इंस्टा एंड एवरीवेयर, बट आई वुड लाइक कि आप वहाँ पर आएं, Yeah. क्योंकि जितने लोग इन चीज़ों को जानेंगे कि डेंटिस्ट्री से फियर करने की जरूरत नहीं है, यस वो इम्पोर्टेंट है। यस एक पॉइंट आप मिस कर गई मैडम, सेडेशन पार्ट। जी फॉर दैट आल्सो यू आर ट्रेन्ड? जी जी हाँ, वो बताइए किस तरह की ट्रेनिंग है वो? जी सर, सिडेशन में क्या होता है, हम नाइट्रस ऑक्साइड गैस बच्चों में देते हैं। अच्छा, दैट इज सेम। हाँ हाँ, उसमें इट इज हार्मलेस, वो बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होती, तो बच्चा एक उस जोन में चला जाता है जहाँ वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है। प्रोसेस वही है, एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, बट सेडेशन इज नॉट पेनफुल। नॉट एट ऑल। उसको 100% ऑक्सीजन के साथ दिया जाता है और वही सिडेट करता है। आप जो बात करें वो एनेस्थीसिया है। एनेस्थीसिया सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को नम करेगा, बट बच्चे का फियर तो यहाँ पे है ना। हाँ। उसे ये तो नहीं समझा सकते कि अब दर्द नहीं होगा, तो हम उसमें सिडेशन काम करता है कि बच्चा अपने जोन में चला जाता है, फिर हम उसे एनेस्थीसिया दे सकते हैं। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन सेडेशन एंड एनेस्थेटिक। हाँ हाँ, सिडेशन इज गिविंग अ गैस टू मेक किड कंफर्टेबल, और एनेस्थीसिया सिर्फ इस जोन को फ्रीज कर देगा। तो ये डिफरेंस है। गुड। ओके सो आशीष जी, एनी क्वेरी यू हैव फ्रॉम हर? नहीं, मैं एल्डर्स के बारे में एक हाँ, सवाल, वो तो अभी पोर्शन रहता ही है आपका। हाँ। सो सवाल- बिफोर आई स्टार्ट ऑन टू दिस, मैं एक बहुत बड़ा चीज़ कहना चाहती हूँ। हमारी ओरल हेल्थ हमारी ओवरऑल हेल्थ का एक विंडो है। जो बैक्टीरियाज हमारे मुंह में हैं वो 57 मेजर डिसीजेज ऑफ आर बॉडी को जन्म देते हैं। Right. एल्जाइमर्स, वो मतलब आर ओरल हेल्थ कंट्रीब्यूट्स टू दैट, डायबिटीज, बीपीज। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं एक बताती हूँ, मेरे एक अंकल हैं, ही इज पुट अप इन US, ही केम बैक एंड ही सेड कि मेरा हार्ट सर्जरी हुआ है। आई सेड ओके। कहते देन वी आई केम टू यू फॉर वन रीजन, मेरे डॉक्टर ने बोला योर टूथ इज प्लेइंग अ रोल इन दैट। उनके मुंह में एक जगह थी जहाँ पर पस, हमारे उसमें एब्सस कहते हैं, पस एक्यूमुलेटेड थी। उसमें इतने बैक्टीरियाज होते हैं, वो आपके मुंह के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर घुसते हैं एंड दे कैन एक्चुअली कॉज सीवियर डिसीजेस। हर एक इंडिविजुअल में आपको कहीं ना कहीं डिपॉजिट्स दिखेंगे मुंह में। हम इंडियंस हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाते ही नहीं हैं। तो जो पायरिया लगता है, जो कैलकुलस जमा हो जाता है, दे आर कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, आपके सलाइवा के थ्रू आपके अंदर जा रहे हैं और डिसीजेस को राइज दे रहे हैं। आप अपने मुंह का क्लीनिंग रेगुलरली कराइए, यू विल बी बेटर इन योर ओवरऑल हेल्थ। वो पस मत बनने दीजिए, इट कैन एक्चुअली लीड टू मेजर डिसीजेस। वहाँ लेकिन तक मुझे लगता है डॉक्टर कि जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो प्रोसेस भी हमारे यहाँ उतना बेहतर नहीं होता है। होता क्या है, एक बार आप क्लीनिंग कराने डॉक्टर के पास चले जाएं तो आप दोबारा ज़िंदगी में नहीं जाएंगे, क्योंकि क्लीनिंग कराने के बाद अगले 2-4 दिनों तक आपको इतना ज़्यादा इरिटेशन फील होता है कि आपको लगता है ये क्या कर लिया, अच्छा वाला सब ठीक चल रहा था। दांत हिले से लगते हैं कि हिल गए हिले से नहीं, पता नहीं, जैसे कहीं कुछ लग गया है, कुछ हो गया है, कुछ ये फील आता है। तो जब तक इस फील से आप नहीं निकालेंगे पेशेंट को, वो दोबारा नहीं आएगा आपके डू यू पास। रिकमेंड माउथ वॉश? I'll come to both of it. Okay. सर, क्लीनिंग एज अर्ली एज 12 से 13 साल की उम्र में शुरू हो जानी चाहिए। हम लोगों का क्या है, हम उन डिपॉजिट्स को सालों तक रखते हैं, उससे हमारी जो गम्स है वो नीचे आ जाते हैं, और फिर जब हम डॉक्टर के जाते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं एक विजिट में हमारा 10 साल का सारा सब ठीक हो जाए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप चाहते हैं कि वो सेंसिटिविटी फॉर फर्स्ट 24 आवर्स इज नॉर्मल, अगर आप चाहते हैं कि आपको उतना मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आए, तो एवरी 6 मंथ्स क्लीनिंग अगर आप अर्ली एज से शुरू करेंगे तो आपके गम्स रिसीड नहीं होंगे, आपको दांत खाली खाली नहीं लगेंगे या हिले हुए नहीं लगेंगे। दांत को हिलाया गंदगी ने, डॉक्टर ने निकाल दिया, वो दांत ज़्यादा फील होने लगा तो आप कहते हैं डॉक्टर की वजह से हो गया। नो, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द डिपॉजिट्स जो आपने इतने सालों से रखे हैं। दैट हैज़ टू बी करेक्टेड एट अर्ली एज। अगर हम 14-15 साल की उम्र में ये समझ जाएं कि हमें हर 6 महीने में क्लीनिंग कराना है। और एक और कंसेप्ट है, उम्र के साथ दांत गिर जाते हैं, कभी नहीं। अगर आप हर 6 महीने में दांत को साफ करा रहे हैं, उम्र के साथ दांत कभी नहीं गिरेंगे। दांतों का वो नेचर ही नहीं है कि वो गिर जाएं, वो हमारी नेग्लिजेंस से गिरते हैं। तो क्लीनिंग के थोड़े से सेंसिटिविटी नॉर्मल है, बट उसके बियॉन्ड ज़्यादा नहीं लगता। खाली खाली तब लगता है जब हम समय से गंदगी को संभाले हुए होते हैं।
सो दे आर टू मिथ्स वेरी कॉमन, क्लीनिंग करने से दांत वीक होते हैं और दांत निकालने से आंखों पे फर्क पड़ता है। ये दोनों मिथ्स हैं, इनका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है और हम यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को हटाने के लिए हैं सर। नाउ कमिंग टू माउथ वॉश। बिल्कुल ठीक है। बात ये है, शायद ये कहने में हेजिटेट कर रही हैं, इंडिया में तो ये कंसेप्ट है ना कि जब तक आपके दांत का दर्द इतना ना बढ़ जाए कि आपको रात को सोना मुश्किल हो जाए, तब तक हम नहीं जाएंगे। तब तक हम नहीं जाते। सही कह रहे हैं। माउथ वॉश की बात कर रहा था मैं। दे हेल्प इन क्लीनिंग योर बैक्टीरियाज और दे नो दिस इज अ मिथ? सर माउथ वॉशेस आफ्टर डेंटल क्लीनिंग फॉर फ्यू डेज इज गुड। जब आपके मुंह में इन्फेक्शंस हैं इट्स गुड, बट माउथ वॉश फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट गुड। माउथ वॉशेस बैक्टीरिया को कम करते हैं, बट एक पॉइंट के बाद वो आपके नेचुरल बैक्टीरियाज को भी एब्जॉर्ब करने लगते हैं, तो मुंह का फ्लोरा खराब करते हैं। दूसरा, दे ब्रिंग अबाउट टेस्ट ऑल्ट्रेशंस इन योर माउथ। तो जब आप लंबे समय तक माउथ वॉश यूज़ करते हैं तो मेटालिक टेस्ट भी डेवलप होता है। ऑल्सो कुछ स्टेन्स भी पैदा करते हैं, तो ओकेजनली it's good. Chlorhexidine based mouthwashes, okay, you can use it once in a while you're going out, yes, या कभी कुछ दिक्कत है आफ्टर डेंटल क्लीनिंग, बट मैं हमेशा कहूँगी डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन से यूज़ करें। किस क्वांटिटी में यूज़ करना है, डाइल्यूट करके करना है, वैसे करना है, वो आपका डेंटिस्ट आपकी नीड्स के हिसाब से बताएगा, बट उसे एज अ फ्रेशनिंग एजेंट ना लें। अगर आप बीपी पेशेंट नहीं हैं तो आप हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर में पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के रिंस कर सकते हैं। दैट इज़ अ बेटर माउथ वॉश, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो हम रोज़ कर सकते हैं रात को ब्रशिंग के बाद। और एक और चीज़ लाना चाहूँगी, फ्लॉसिंग हमें सिखाई नहीं जाती। क्यों नहीं सिखाई जाती मुझे नहीं पता। हमारी जो दांतों के बीच की स्पेसेस होते हैं, हमारा ब्रश सिर्फ 60% ऑफ स्पेसेस को क्लीन करता है, रेस्ट 40% इंटरडेंटल एरिया, वहाँ तो ब्रश पहुँचा ही नहीं, तो वहाँ तक फ्लॉस जाना ज़रूरी है। जब बच्चों की बात आई, मुझे लगता है स्कूल में वो सिखा देना चाहिए कि फ्लॉस डालो और निकालो, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। उससे आप बहुत पेनफुल फॉर्म ऑफ कैविटीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। सो स्किपिंग माउथ वॉशेस, ब्रशिंग, फ्लॉसिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स। फ्लॉसिंग के साथ बड़ी मजेदार चीज़ ये है कि एक बार आप बड़े शौक में आके वो सब कुछ परचेज करके लाते हैं, 2 दिन 4 दिन आप उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद लगता है छोड़ो यार बहुत झंझट है इसमें। फिर उस पर मिट्टी साफ कर रहे होते हैं। सर हैबिट्स तो हमें इम्बाइब करनी रहती हैं, और फ्लॉस खरीदना डेंटल विजिट से काफ़ी चीप है। डेंटल विजिट एक्सपेंसिव होती है, और मुझे लगता है कि रूट कैनाल्स और फिलिंग से बेटर है हम एक फ्लॉस से 30 सेकेंड्स में कुछ नहीं होता है। सो वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्फ। जैसे एक्सरसाइजिंग इम्पॉर्टेंट है, वैसे हमें ब्रशिंग और फ्लॉसिंग, जो फ्लॉसिंग में वैसे तो मजा आता है, वो एक तरीके का स्टिमुलेशन देता है और सब कुछ क्लियर हो जाता है, बिल्कुल फ्रेशनिंग इफेक्ट आपको हाँ। लेकिन सवाल ये है कि बस रोज रोज अरे यार ये भी करना होगा, 2 4 5 दिन 7 दिन तो अच्छा लगता है करना, आपने नया नया परचेज किया है, नया नया अच्छा लग रहा है, उसके बाद फिर बोझ हो जाता है। सर डेंटिस्ट के सामने आप ये सब ना खाएं, क्योंकि उनसे तो उनका तो बिजनेस बढ़ता है, बट सर पेनफुल ट्रीटमेंट्स को आप ऐसे अवॉइड कर सकते हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो एक लेमैन की बात बता रहा हूँ, हम किस तरीके से चीजों को टालते हैं। बिल्कुल सर। तो श्रोताओं, ये थी डॉक्टर तन्वी, जिन्होंने बहुत विस्तार से हमें बहुत से ऐसे पहलुओं पर बात बताई जो हमसे ही संबंधित है, और हम उसको इग्नोर करके अपनी ट्रबल्स को खुद इनवाइट करते हैं। तो पुनः मैं डॉक्टर तन्वी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आई और हमारे स्टूडियो में आपने हमारे श्रोताओं को इस चीज़ का ज्ञान दिया, उनका बोध बढ़ाया और जागरूक किया। मैं ये समझता हूँ अपने आप में ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो आप द्वारा की गई है। पुनः आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मतलब 1 मिनट और दूंगा आपसे। हमारे श्रोता आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप अपना एड्रेस दीजिए, अपना फ़ोन नंबर दीजिए, सो दैट दे कैन रीच यू। जी, मेरा क्लिनिक सेक्टर 68 बादशाहपुर में है, और मेरा फ़ोन नंबर 9711396604 है। अगर कोई भी डेंटल रिलेटेड प्रोसीजर आपको करवाना हो, और सिर्फ प्रोसीजर नहीं, अगर आपको डेंटिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी बात करनी हो, तो दिस इज़ माय नंबर। आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं
किसी भी टाइम कभी किसी मेडिसिन के बारे में पूछना हो, कभी आपको कुछ बेसिक समझ नहीं आए, और मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ अगर आपको मुझसे एक राइट टेक्निक ऑफ ब्रशिंग या फ्लॉसिंग भी सीखनी है तो यू आर मोर देन वेलकम एट माई क्लिनिक। आई एम वेरी इजीली अवेलेबल, और मैं जो भी हूँ अपने पेशेंट्स की वजह से हूँ, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम, सो यू कैन विजिट मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।